हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन बेन टेक्निकल। तो गाइस, आप लोग आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए, बेल आइकन को दबा देना और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो यारो, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है साइबर क्राइम पे। साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो देखिए मैंने एनिमेशन ये स्लाइड बनाई है। आई होप आपको पसंद आए। लेट्स गो। तो ये साइबर क्राइम जो है वो वो जो हैकर्स होते हैं वो मतलब साइबर इन द सेंस इंटरनेट। तो इंटरनेट पे हैकिंग का जो काम होता है ये इलीगल भी होता है और इलीगल भी होता है। जो साइबर क्राइम है उसमें इलीगल ही होता है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो ये साइबर क्राइम, तो गाइस मैं बता तो साइबर क्राइम होता क्या है। तो साइबर क्राइम इज अ क्राइम वेयर अ कंप्यूटर is the object of a crime or is used as a tool to commit an offense. A cyber criminal may use a device to access a user's personal information, confidential business information, government information or disable a device. तो गाइस आपको पता ही है कि जो साइबर क्राइम का मतलब ही ऐसा है कि साइबर क्राइम वो चीज होती है जिससे एक डिवाइस, एक कंप्यूटर से कोई कोई ऑफेंस कमिट करता है। ठीक है, कंप्यूटर को एक टूल की तरह यूज किया जाता है कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए। जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो करते क्या है कि जो अपने जो डिवाइस होते हैं ना उससे किसी यूजर का पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, बिजनेस इंफॉर्मेशन और गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन ये सब निकाल सकते हैं और उनकी इन चीजों को डिसेबल भी कर सकते हैं। सॉरी, इसमें मैं इनको कॉन्फिडेंशियल को बोल नहीं पाया था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब साइबर क्राइम्स जो होते हैं अब इनके भी टाइप्स होते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है हैकिंग। वही जो हैकिंग मेनली मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। तो वही हैकिंग एक एक्ट होता है किसी इंट्रूडर की तरफ से कमिट किया गया। अब हैकिंग हम कह सकते हैं कि ये लीगल भी होता है और इलीगल भी होता है, लेकिन यहाँ पे अभी हम साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम इलीगल काम की बात कर रहे हैं। वही जो हैकिंग इधर कोई इंट्रूडर कमिट करता है किसी के सिस्टम में घुसने से बिना परमिशन के। अब जो हैकर्स होते हैं, हैकर्स उनको बोला जाता है वो जो लोग हैकिंग करते हैं वो बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं जिनको कंप्यूटर्स की एडवांस अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा उनको हर एक चीज पता होती है कंप्यूटर्स के बारे में। और कॉमनली अपनी जो नॉलेज होती है उनको मिसयूज करते हैं पैसों के लिए। तो वही जैसे कि मान लीजिए कोई हैकर ग्रीड के लिए ये करता है क्योंकि उसको किसी पैसों की ग्रीड है या फिर पावर गेन करने की ग्रीड है या फिर फेम की ग्रीड है या फिर अपनी जो जिस चीज में एक्सपर्ट है उसको शो करने की ग्रीड है। तो गाइस वो मेनली क्या करते हैं, आपके अपने आपके पर्सनल चीज में एंटर कर देते हैं, कंप्यूटर पे एंटर करेंगे बिना आपको पता चले। एंड दैट्स द वे हैकर कमिट क्राइम्स। गाइस आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला था हैकिंग। गाइस नेक्स्ट आता है हमारा वायरस डिसमिनेशन। तो गाइस मेनली इसमें होता है वायरस आर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अटैच देमसेल्व्स टू or infect a system or file and have a tendency to circulate to other computer or a network। गाइस वायरस आप सभी को पता ही होगा, जो होता है वो इन्फेक्ट करता है किसी सिस्टम को, डायरेक्टली सिस्टम को फाइल करता है, सिस्टम या फिर उसकी फाइल्स को इन्फेक्ट करता है। और उसमें इस टाइप की पावर होती है कि वो कंप्यूटर के जितने भी नेटवर्क जिस चीज से कंप्यूटर कनेक्ट है उन सबको इरेज कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो गाइस वो क्या करते हैं, कंप्यूटर के ऑपरेशन उन सबको डिस्टर्ब कर देते हैं और जो डेटा स्टोर होता है उसको भी अफेक्ट करते हैं। उनको ना ही वो मॉडिफाई करते हैं ना उनको एक साथ डिलीट कर देते हैं, ये सब उनको डायरेक्टली एक साथ खत्म करते हैं। और वॉर्म्स जो होते हैं वायरस की तरह नहीं होते, वो वॉर्म्स आर लाइक वायरस डोंट नीड अ होस्ट टू क्लिंग ऑन टू। तो गाइस जो वायरस होते हैं, वायरस किसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर एंटर होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आपने किसी साइट से कुछ डाउनलोड चीज करी, अब क्या पता साइट में वायरस हो, तो अब आपने उस चीज को अपनी मान लीजिए उस चीज को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लिया। अब ऐसे वो आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया, यानी कि उसको किसी चीज की जरूरत पड़ी आने के लिए, और सेम आपने उसी फाइल को अपनी पेन ड्राइव में किसी और को दिया, तो अब वायरस उसके कंप्यूटर में भी ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जो वर्म्स होते गाइस उनको किसी होस्ट की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली आपके कंप्यूटर में घुस सकते हैं। They immediately relicate until they eat up all available memory in the system। अब बॉम्ब्स का जो काम होता है वो मेनली होता है कि सिस्टम की जितनी भी मेमोरी होती है उसको पूरा खत्म कर दो।
अब जो वॉर्म का ये टर्म है वॉर्म, इसको कभी कभी यूज किया जाता है मालवेयर की तरह, मेलिशियस सॉफ्टवेयर, तो इसको मॉलवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल है, द यूजर कैन अननोइंगली इंस्टॉल अ ट्रोजन इन्फेक्टेड प्रोग्राम via a drive by download when visit a website, playing online games or using internet driven applications। तो गाइस मैंने अभी सेम चीज बताई कि या तो कोई ट्रोजन होता है गाइस इन्फेक्टेड प्रोग्राम, उसको डाउनलोड करते किसी ड्राइव या फिर किसी वेबसाइट के विजिट करके, या फिर हमें ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं या फिर कोई इंटरनेट ड्रिवन एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो उससे हमारे उस कंप्यूटर में वायरसेस घुस सकते हैं। गाइस अगला है लॉजिक बॉम्ब्स। तो इस लॉजिक बॉम्ब होता है, इसको हम स्लैक कोड भी बोला जाता है, मालिशियस पीस होता है। कोड जैसे आप सभी को पता कोडिंग होती है, तो लॉजिक बॉम्ब्स ही मालिशियस पीस ऑफ कोड होते हैं जो किसी चीज जो इंटेंशनली हमारी उसमें हमारे डिवाइस में घुसते हैं। यानी कि जैसे आप जानते हैं कि जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंटेंशनली किसी चीज लाइक पैसों के लिए वो इंटेंशनली आपके प्रोग्राम के अंदर घुसते हैं, तो ये डायरेक्टली आपकी सॉफ्टवेयर के अंदर घुसेगा और जितने भी मैलिशियस टास्क है उन सबको कर देगा, और जितने भी मेन स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं उन सबको ट्रिगर करेगा। तो लॉजिक बॉम्ब्स होते हैं वो वायरसेस नहीं होते, वो लेकिन सेम बिहेवियर, उनका जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल वायरस जैसा होता है। The payload of a logic bomb is unknown to the user of software and the task that is executed is unwanted। तो गाइस अब आप अगर आपके कंप्यूटर में लॉजिक बॉम्ब आ गया लेकिन आपको ये बात पता नहीं है, तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वो कुछ अनवांटेड कुछ ऐसी चीजें होती हैं आपके कंप्यूटर में जो आप नहीं चाहते उनको डिलीट हो जाए। जैसे कि आपका कहीं का कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो, नहीं चाहते डिलीट हो जाए, लेकिन जो लॉजिक बॉम्ब्स होते हैं वो डायरेक्टली उन पर अटैक करके डिलीट कर सकते हैं। जो प्रोग्राम कोड्स दैट आर शेड्यूल्ड टू एग्जीक्यूट एट अ पर्टिकुलर टाइम आर नोन एज टाइम बॉम्ब्स। गाइस होता क्या है, अब टाइम बॉम्ब जो होता है, टाइम बॉम्ब आपने सुना होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे फटता है। तो जो प्रोग्राम कोड्स होते हैं जैसे कि लॉजिक बॉम्ब्स, इनको एक टाइम पे जब शेड्यूल किया जाता है, तब किसी चीज को खत्म करने के लिए, तब इनको टाइम बॉम्ब्स भी बोला जाता है। इसका एग्जांपल है गाइस, आपने फ्राइडे द 13 के बारे में सुना होगा। फ्राइडे द 13 एक वायरस था जिसने सिस्टम के सिर्फ होस्ट को ही कुछ स्पेसिफिक डेट्स पे अटैक किया था और हर फ्राइडे को एक्सप्लोड करता था। यानी कि 13 मंथ तक वो एक्सप्लोड होता रहा, लाइक हर फ्राइडे को, हर वीक फ्राइडे को वो किसी ना किसी के सिस्टम पे अटैक करता है, एंड कम से कम 13 मंथ तक वो होता रहा था एक्सप्लोड। तो वैसे अगली है हमारी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो guys, denial of service attack (DOS) attack is an explicit attempt by attackers to deny service to invented users of that service। तो guys mainly होता क्या है, DOS का काम वो क्या करते हैं कि अब जो अटैक वो क्या करते हैं, अटैकर्स का इनमें क्या काम होता है कि अब मान लीजिए मैंने कुछ काम किया है, डाल दिया, अब DOS क्या करेगा, उसमें से उस काम में कुछ प्रॉब्लम्स कर देगा, जिससे वो जो फाइल होगी वो मैं खुद ओपन नहीं कर पाऊंगा, उसको मुझसे कुछ चीजें मांगेगा। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने तो ऐसी कुछ चीजें लगाई नहीं, ये काम DOS का है। तो गाइस अब ऐसी चीजें मेरे को तो पता नहीं है, इसलिए वो फाइल अब मैं नहीं यूज कर सकता। इट इन्वॉल्व्स फ्लडिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स विद मोर रिक्वेस्ट दैट देन इट कैन हैंडल, कंज्यूमिंग इट्स अवेलेबल बैंडविड्थ व्हिच रिजल्ट इन सर्वर ओवरलोड। तो गाइस ये मेनली क्या करता है, आप जैसे फ्लडिंग आपको पता है, बहुत ज्यादा पानी ऊपर आ जाता है तब फ्लडिंग होती है, तो ये भी क्या करता है, अपनी हर कंप्यूटर की एक लेवल होता है कि उस लेवल तक कंप्यूटर हमारी कमांड्स ले सकता है, लेकिन ये क्या करता है कि कमांड्स को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि कंप्यूटर उसको हैंडल नहीं कर पाता, जिससे सर्वर का ओवरलोड होना स्टार्ट हो जाता है। Using this technique, the attacker can render a website inoperate by sending massive amounts of traffic to the targeted site। अब गाइस इसी की मदद से जो अटैकर है, यानी कि जो हैकर है जो अटैक कर रहा है कंप्यूटर पे, वो क्या करेगा, आपकी मान लो कोई वेबसाइट है उसको इनऑपरेबल कर देगा और बहुत सारा ट्रैफिक, अब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो बहुत बार आपको वहां पे ट्रैफिक मिलता है। ट्रैफिक इन द सेंस होता है कि जैसे नॉर्मल ट्रैफिक, बहुत सारी गाड़ियां एक साथ आती है, तो ट्रैफिक का मतलब यही होता है कि बहुत सारी चीजें एक साथ उस वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उस वेबसाइट को एक साथ यूज कर रहे हैं, तो गाइस वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक डाल देते हैं टारगेटेड साइट में।
इसका एग्जांपल है दिस कॉजेज द रिसोर्स अ वेब सर्वर टू क्रैश और स्लो डाउन सिग्निफिकेंटली सो दैट नो वन कैन एक्सेस इट। तो गाइस अब इसको वेब सर्वर को बहुत ज्यादा स्लो कर देता है और या फिर कभी कभार क्रैश कर देता है ताकि कोई उसको एक्सेस ना कर पाए। तो गाइस अगला है फिशिंग। आपको मेनली फिशिंग जैसे लग रहा होगा। तो गाइस ये टेक्निक है of extracting confidential information such as credit card numbers and username password combos by masquerading as a legitimate enterprises। तो गाइस अब आपका जो क्रेडिट कार्ड नंबर है वो बहुत ज्यादा पर्सनल चीज है और वो आप कभी किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन जो फिशिंग की जो टेक्निक होती है उससे आपका क्रेडिट कार्ड या फिर किसी चीज का भी नंबर कोई भी एक्सेस कर सकता है। फिशिंग इज टिपिकली कैरिड आउट बाय ईमेल स्पूफिंग। तो गाइस ईमेल स्पूफिंग सॉरी। तो गाइस मेनली होता क्या है, अब आप पे कोई ईमेल आई, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं उस ईमेल को ओपन कर देते हैं। तो गाइस ईमेल जो होती है ये स्पूफ्स होते हैं। अब आपने गलती से इसको ईमेल को ऑन कर दिया तो ये फिशिंग का आप शिकार हो गए हैं और सारी आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें वो सब निकल जाती है। तो मान ले for this can automatically install into the computer system and can also steal your personal information। तो गाइस मेनली इसका क्या काम होता है, ये आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। यानी कि मान लीजिए आपको इनको ये अपना आप इंस्टॉल हो जाते हैं और ये इन द और फिर क्या करते हैं आपकी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है सब स्टील कर सकते हैं। मतलब ये खुद स्टील नहीं करते, जो इनको अटैकर जो है वो खुद करता है, वो करता है चीजें सारी। उसका मतलब आपका जो कंप्यूटर है वो उसके हाथ कंट्रोल में आ जाता है। साइबर क्रिमिनल्स कैन आल्सो यूज सोशल इंजीनियरिंग टू ट्रिक यू इनटू डाउनलोडिंग दिस मालवेयर इनटू द सिस्टम। अब गाइस सोशल इंजीनियरिंग ये होता क्या है कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, हम जैसे बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती है उसमें बहुत सारी चीजें आती है, अब आपको उनमें से कुछ चीजें पसंद आ गई तो आप उस चीज को डाउनलोड या फिर उस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो डायरेक्टली आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा और सारा मालवेयर आपके सिस्टम में आ जाएगा। इसका एग्जांपल है इन दिस यू कैन गेट ईमेल्स फ्रॉम अननोन यूजर containing malicious material। If you open that email, the malware would automatically start downloading into your device and will instantly start stealing information। तो गाइस इसका एग्जांपल वही है जो मैंने आपको बताया कि आप किसी भी अननोन यूजर से आपको ईमेल आ सकती है जिसमें malicious मटेरियल हो। अगर आपने उस ईमेल को ओपन कर लिया तो मालवेयर आपके सिस्टम में अपना आप डाउनलोड होने लग जाएगा और सब कुछ स्टील कर लेगा। गाइस नेक्स्ट है ईमेल बॉम्बिंग एंड स्पैमिंग। Whereas email bombing is characterized by an abuser sending huge volume of email to a target address, resulting in victim's email account or mail server crashing। Whereas email bombing आपको इससे तो समझ आ ही गया होगा, bombing यानी कि खत्म करना, बिल्कुल क्रैश ब्लास्ट करना। Whereas email bombing का मतलब है कि जितना भी अब ये क्या करता है कि आपके जो ईमेल है उस पे इतना ज्यादा ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ईमेल सेंड करता रहता है कि एक टाइम पे आपका जो ईमेल अकाउंट है वो क्रैश हो जाता है। इफ मल्टीपल अकाउंट्स ऑफ अ मेल एड्रेस आर टारगेटेड इट मे हैव अ डिनायल ऑफ सर्विस इम्पैक्ट। तो गाइस एक्चुअली होगा क्या, अगर मल्टीपल अकाउंट्स एक साथ यूज हो जाएंगे तो जो सर्विस इम्पैक्ट जो सर्विस होती है वो पूरी खत्म हो जाएगी। Such mails arriving frequently in your inbox can be deleted by spam filters। Email bombing is carried out using botnets, private internet connected computers whose security has been compromised by malware and under the attacker control as a DDoS attack। तो गाइस होगा क्या, ऐसी जो मेल होंगी वो आपके इनबॉक्स में कंटिन्यू आती रहेंगी और आपको अगर इनको डिलीट करना है तो स्पैम फिल्टर जो होता है ईमेल में आप उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके ईमेल में स्पैम फिल्टर होगा वो उनको डिटेक्ट कर सकता है इजीली। तो ये जो होते हैं ये बॉटनेट्स यूज करते हैं। बॉटनेट जो होते हैं वो प्राइवेट इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं जो जिनकी जो सिक्योरिटी होती है वो मालवेयर से उनकी जो सिक्योरिटी है वो मालवेयर होती है और अटैकर्स के कंट्रोल में होती है। तो गाइस अगर जैसे आपने उनकी अगर आपने गलती से भी उनको सर्च किया तो आपके कंप्यूटर में मालवेयर आ सकता है। This type of attack is difficult to control due to multiple source addresses and the bots which are programmed to send different messages to defeat spam filters। अब जो ये तरीके के जो अटैक्स होते हैं ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं कंट्रोल करने क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ एड्रेसेस से आपको ईमेल्स आते रहते हैं और जो ये क्योंकि ये कंप्यूटर का काम है तो बॉट जो भी इस प्रोग्राम को सेंड करते हैं वो अलग अलग डिफरेंट मैसेज करते हैं ताकि स्पैम फिल्टर्स को वो डिफीट कर सके। इसका एग्जांपल है दिस टाइप ऑफ अटैक इज डन टू स्टील यूजर्स ईमेल रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड देन दे सेल इट टू अदर स्पैमर्स टू गेन प्रॉफिट। तो गाइस इसका मेन एग्जांपल यही हो गया
कि अटैक इसलिए होता है ताकि जो ईमेल का जो काम होता है, किसी यूजर का पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसको सेल कर सके, उसको इंफॉर्मेशन ये सब मिल जाती है जो अटैक करता है, और अदर स्पैमर्स को भेज सके उनको प्रॉफिट पाने के लिए। अगला है गाइस वेब जैकिंग। तो गाइस वेब जैकिंग डिराइव फ्रॉम द वर्ड हाईजैकिंग। तो गाइस हाईजैकिंग आपको पता ही होगा, बहुत ज्यादा पहले होती थी एंड आई थिंक उस पर मूवी भी बनी थी। तो गाइस जैसे एयरप्लेन जैकिंग हाईजैकिंग हो जाती है, यानी कि जो टेररिस्ट या होते हैं, जो भी होते हैं, वो किसी व्हीकल पे अटैक कर लेते हैं, कहीं पे अटैक कर देते हैं। तो गाइस वेब जैकिंग हाईजैकिंग वर्ड से डिराइव हुआ है। हियर द हैकर टेक्स कंट्रोल ऑफ अ वेबसाइट फ्रॉडेंटली। तो गाइस अब आपको पता होगा कि जो वेबसाइट्स होती है वो बहुत ज्यादा टाइप की होती है। तब यहाँ इस अब हाईजैकिंग की तरह यहाँ पे जो हैकर होता है वो वेबसाइट पे कंट्रोल पा लेता है फ्रॉडेंटली, यानी कि फ्रॉड करके वेबसाइट पे कंट्रोल पा लेता है। He may change the content of the original site or even redirect the user to another fake similar looking page controlled by him. तो गाइस अभी क्या कर सकता है, अब ऑब्वियसली बात है, अगर साइट किसी के कंट्रोल में आ गई तो वो ओरिजिनल साइट का कंटेंट है उसको चेंज कर सकता है, और वो एक और चीज कर सकता है कि जो यूजर हो गया उसको रिडायरेक्ट कर सकता है किसी और सेम लुकिंग फेक सिमिलर पेज पे कंट्रोल बाय हिम, यानी कि जो हैकर जब उसको कंट्रोल कर रहा है उस पे। तो अगर वो उस पे जाएगा तो ऑब्वियसली बात है अपनी अपनी वेब पेज की चीजें उधर डालेगा तो वो सारी इंफॉर्मेशन उधर चली जाएगी। तो ओनर ऑफ द वेबसाइट विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन हिज वेबसाइट इफ द साइट इज हैक्ड एंड द हैकर कैन यूज द साइट फॉर एनी पर्पस। अब गाइस ओनर अगर उनकी साइट जो होगी वो हैक हो गई तो समझ लीजिए ओनर का उस पर कोई हक नहीं है। हक इन द सेंस मतलब हक तो है, ऑब्वियसली बात है उसकी साइट है, लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा उस साइट को, क्योंकि अब जितना भी काम है वो सब हैकर के कंट्रोल में आ गया। Some main purposes for webjacking are to harvest credential, username, passwords, and account number, which are then used for wrong means. अब guys कुछ webjacking के काम मेन पर्पस है क्रेडेंशियल यूजर नेम्स, यानी कि जो यूजर नेम्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी के लिए, पासवर्ड्स हो गए, अकाउंट के नंबर्स हो गए, ये सब कंट्रोल कर लेते हैं और फिर रॉन्ग मीन्स या गलत चीजों के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है गाइस साइबर स्टॉकिंग। Cyber stalking is a new form of internet crime in a society when a person is pursued or followed online. तो गाइस अब देखिए आप ऑनलाइन में बहुत सारी जगह जाते हैं, सोशल मीडिया साइट्स चलाते हैं। तो गाइस स्टॉकिंग जो वर्ड आपको पता ही होगा, किसी के पीछे करना। तो गाइस साइबर स्टॉकिंग जो है वो एक नया इंटरनेट पे क्राइम आया है जिससे एक पर्सन को पीछा किया जाता है, फॉलो किया जाता है ऑनलाइन। A cyber stalker doesn't physically follow his victim. He does it virtually by following his online activity to harvest information about the stalkers and harass him or her to make threats using verbal intimidation. तो गाइस इसमें मेनली क्या होता है, जो साइबर स्टॉकर होता है वो फिजिकली अपने विक्टिम को फॉलो नहीं करता, वो वर्चुअली ऐसा करता है उसकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को देख के और उसमें से इंफॉर्मेशन हार्वेस्ट करके, ताकि वो जो स्टॉकर के जो जिसको स्टॉक कर रहा है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल के फिर उसको हरास करेगा और उसको थ्रेट्स देगा, वर्बल इंटिमिडेशन, थ्रेट कॉल्स जैसे बोला जाता है। तो ये साइबर स्टॉकर थ्राइव ऑन एन अनएक्सपीरियंस्ड वेब यूजर हु आर नॉट वेल अवेयर ऑफ नेटिक एंड रूल्स ऑफ इंटरनेट सेफ्टी। तो भाई साइबर स्टॉकर्स का मेन काम, जो मेन अटैक्स जो मेन विक्टिम्स होते हैं वो अनएक्सपीरियंस्ड वेब यूजर्स होते हैं, यानी कि वो लोग जिन्होंने वेब यूज करना स्टार्ट ही किया होता है, यानी कि जो वेब यूज करने में एक्सपीरियंस नहीं होते। तो गाइस साइबर उनको ही अटैक करते हैं साइबर स्टॉकर्स, और उनको जिनको इन चीजों के बारे में नहीं पता होता और इंटरनेट के रूल्स के बारे में नहीं पता होता। तो गाइस अगला है डेटा ड्रिडलिंग। सॉरी, डेटा ड्रिडलिंग इज एन unauthorized altering of data before or during entry into a computer system and then changing it back after processing is done. So guys, data diddling is an unauthorized altering of data, यानी कि अब डेटा डिडलिंग है, अनऑथराइज्ड है, यानी कि इसको कोई यानी कि अब आपका सिस्टम इसको ऑथराइज नहीं करता लेकिन फिर भी हो जाता है। इसमें डेटा में छेड़खानी होती है, आपके डिवाइस के अंदर एंटर होने से पहले आपके डेटा में छेड़खानी हो जाती है, और जब आपके डिवाइस को छोड़ रहा होता है तब उसको चेंज कर देता है, उस वापस चेंज कर देता है, लेकिन इसके अंदर वायरस होता है। यूजिंग दिस टेक्निक द अटैकर में मॉडिफाई द एक्सपेक्टेड आउटपुट्स एंड इज डिफिकल्ट टू ट्रैक। तो गाइस इस टेक्निक को यूज करके जो अटैकर होता है वो मॉडिफाई कर देता है आउटपुट्स, जो हमें आउटपुट चाहिए होते हैं अपने डिवाइस से, उन पे मॉडिफिकेशन कर सकता है
और फिर उसको ट्रैक करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. इन अदर वर्ड्स, द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन टू बी एंटर इज चेंज आइदर बाय अ पर्सन typing in the data or by a virus that program to change the data or by anyone else involved in the process of creating, recording, encoding, examining, checking, converting और transmitting data. तो guys अब होता क्या है कि ये जो काम होता है, अब इस टेक्निक को यूज करके जो अटैकर होता है, जैसे मैंने आपको बताया, मॉडिफाई कर सकता है आपका आउटपुट्स. ठीक है, तो फिर अदर वर्ड्स में इसको ये कहा जाता है कि ओरिजिनल जो इंफॉर्मेशन होगी वो चेंज हो सकती है, या तो कोई पर्सन उसको टाइप, जो अटैकर है वो उसको पर्सनली टाइप कर देगा उस डेटा को, या फिर जो वायरस आपके डिवाइस में प्रोग्राम है वो उसको चेंज कर सकता है. तो वो उसकी जो क्रिएटिंग है उसको चेंज करता है, रिकॉर्डिंग, इनकोडिंग, एग्जामिनिंग, चेकिंग, कन्वर्टिंग और ट्रांसमिटिंग डेटा, इन सबको चेंज कर सकता है. This method is the simplest method for doing a computer crime because even a computer amateur can do this. Guys, ये जो मेथड होता है बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट मेथड कहा जाता है इसको, क्योंकि कंप्यूटर एमेचर जो होते हैं, यानी कि जिन्होंने कंप्यूटर अभी सीखा ही है, वो भी इस मेथड को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये करना बहुत ज्यादा गलत होता है. दिस इज डन टू एक्सचेंज वैलिड कंप्यूटर टेप्स और कार्ड्स विद प्रिपेयर्ड रिप्लेसमेंट और टू एक्सचेंज प्रीशियस कंप्यूटर डॉक्यूमेंट. अब ये इसलिए किया जाता है ताकि कंप्यूटर की जो वैलिड टेप्स होती है, कार्ड्स होती है, उन सबको रिप्लेस किया जाए ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके. नेक्स्ट है गाइस, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स. So guys, identity theft occurs when somebody steals your identity and pretends to be you to access resources such as credit cards, bank accounts and other benefits on your name. तो guys, identity theft इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि आपकी कोई आइडेंटिटी चुरा रहा है. तो इसमें होता क्या है कि कोई आपकी आइडेंटिटी चुरा लेता है और प्रिटेंड करता है कि आप ही वो इंसान है, और आपकी जितने भी रिसोर्सेज से आपने एक्सेस कर रखा होता है, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड्स हो गया, आपके बैंक अकाउंट हो गया, या फिर अदर बेनिफिट्स, वो आपके नाम पे यूज कर सकता है. द इम्पोस्टर कैन ऑल्सो यूज योर टू डू अदर क्राइम्स बाय योर नेम. तो गाइस, जो इम्पोस्टर है वो आपको भी यूज कर सकता है आपके नाम पे क्राइम्स करने के लिए. क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट ओनली. गाइस, क्रेडिट कार्ड के जो फ्रॉड्स होते हैं वो आइडेंटिटी थेफ्ट सिंपलेस्ट फॉर्म है. और जो मोस्ट कॉमन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड इज फ्री ऑफ दिस पार्ट फॉलोइंग. इसका जो मेन मोस्ट कॉमन है वो गलती से आपका अगर क्रेडिट कार्ड किसी और के हाथ में लग गया, फिर आइडेंटिटी थेफ्ट के अंडर आता है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड. भाई, दिस टाइप ऑफ थेफ्ट कैन यूज योर क्रेडिट कार्ड टू बाय एनीथिंग. तो गाइस, आप देख लीजिए, आपको कुछ खरीद रहे हैं, आपकी जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कहीं से भी हो सकती है अगर ऐसा होगा तो. नेक्स्ट है सलामी स्लाइसिंग अटैक. ये थोड़ा सा वियर्ड लगेगा. अ सलामी स्लाइसिंग अटैक और सलामी फ्रॉड is a technique by which cyber criminals steal money or resources a bit at a time so that there is no noticeable difference in overall size. वह सलामी स्लाइसिंग अटैक या फिर सलामी फ्रॉड जो होता है, एक टेक्निक होती है जो साइबर क्रिमिनल्स यूज करते हैं किसी का पैसा चुराने में या फिर उसका रिसोर्स चुराने में. कुछ ही मिनट्स या फिर कुछ टाइम में, या फिर मिनट्स या फिर आवर्स लगते हैं. और मान लीजिए अगर ये ऐसा हो गया आपके साथ, तो इसमें नोटिसेबल कोई भी डिफरेंस दिखेगा नहीं. ठीक है गाइस, तो अब इसमें कोई नोटिसेबल डिफरेंस दिखेगा नहीं. अगर आपकी फाइल बहुत बड़ी है तो उसमें नोटिसेबल डिफरेंस को आपको शो नहीं करेगा. The perpetrator get away with these little pieces from a large number of resources and thus accumulates a considerable amount over a period of time. Most of calculation are carried out in a particular currency are rounded up to the nearest number about half the time and down the rest of the time. इसका मीनिंग सिंपली ये है कि आप ये जो काम होगा, ये छोटी छोटी आपकी इंफॉर्मेशन लेके लिटिल पीसेस में इंफॉर्मेशन लेके लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट करता है, और जिससे जितना भी आपका अमाउंट है वो सब खाली होता रहता है. अब जो मेनली कैलकुलेशन इसकी होती है वो करेंसी पे होती है, क्योंकि मेनली ये करेंसी पे अटैक होता है. So this attacker insert a program to carry out the task. In this attack, logic bombs can also be used. The main motive of this attack is to steal money from authorized associations. तो इस जो अटैकर्स होते हैं वो कुछ प्रोग्राम आपके डिवाइस में डाल देते हैं इस टास्क को कैरी आउट करने के लिए, और इस अटैक को करने के लिए लॉजिक बॉम्ब्स यूज हो सकते हैं, जिससे मैंने अभी आपको पहले बताया. तो इस मेन मोटिव इसका अटैकर्स का यही होता है कि आपका मनी ऑथराइज्ड एसोसिएशन से चुरा ले, आपसे या फिर किसी ऑथराइज्ड एसोसिएशन से. नेक्स्ट है गाइस, नेक्स्ट और आखिरी, सॉफ्टवेयर पायरेसी. Software piracy is the authorized use and distribution of computer software
सॉफ्टवेयर पायरेसी मेनली ये होता है कि एक अनऑथोराइज्ड, ऑथोराइज बोल दिया था सॉरी मैंने पहले, अनऑथोराइज यानी कि कोई ऑथोराइज नहीं कर रहा है इसको, आपकी जो कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बहुत लोगों पे, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वर्क हार्ड टू डेवलप दीज प्रोग्राम्स एंड पायरेसी कर्व्स देयर एबिलिटी टू generate enough malware to sustain application development. तो guys enough revenue, sorry, तो guys सॉफ्टवेयर पायरेसी जो होती है इसमें होता क्या है कि जो डेवलपर्स, जो साइट की डेवलप सॉफ्टवेयर जो डेवलप करते हैं उनको इसमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है डेवलपिंग में, और जो पायरेसी कर्व्स होते हैं ये इनकी इसी काम को, इनकी जो एबिलिटी होती है पायरेसी कर्व्स की, इनके काम को इनके काम इन्होंने किया है लेकिन रेवेन्यू इनको मिलता है उस चीज का. दिस अफेक्ट द होल ग्लोबल इकोनॉमी एज फंड are relayed from other sectors which result in less investment in marketing and resources. Guys, होता क्या है, ये सीधा ग्लोबल इकोनॉमी पे अफेक्ट करता है क्योंकि जो फंड्स होते हैं इन कुछ अलग सेक्टर्स यानी कि इन्हीं सेक्टर्स पे रिलाई भी करते हैं, और फिर इन्वेस्टमेंट भी कम होती है और मार्केटिंग में और रिसर्च में भी बहुत ज्यादा कम काम होता है. एग्जाम्पल है यूजिंग अ सिंगल लाइसेंस सॉफ्टवेयर और मल्टीपल कंप्यूटर्स, यूजिंग अ की जनरेटर टू सर्कमवेंट कॉपी प्रोटेक्शन, लोडिंग अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर. ये सब अगर आपने कर दिया तो खत्म. अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर कंटेन मेनी malwares which can help the owner of the software to steal your personal information. अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर करने की जरूरत ही नहीं गाइस. कुछ सॉफ्टवेयर होती है जो अब आपको हो क्या, कुछ सॉफ्टवेयर जो होती है वो खरीदनी पड़ती है, अगर आप उनको खरीदोगे नहीं तो अनलाइसेंस हो जाती है, तो इसलिए आपको सॉफ्टवेयर को खरीद के यूज करना चाहिए. तो गाइस अब आपने ये सुन तो लिया कि साइबर क्राइम्स होते क्या, लेकिन इनसे प्रोटेक्ट कैसे करें. हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम बीइंग अ विक्टिम ऑफ दीस साइबर क्राइम्स. यूज अ फुल सर्विस इंटरनेट सिक्योरिटी सूट. तो गाइस इंटरनेट सिक्योरिटी सूट्स, तो गाइस एंटीवायरस आपको पता ही होगा, ये वेरीफाइड प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि नॉर्टन सिक्योरिटी हो गया जो रियल टाइम प्रोटेक्शन देता है ऐसे किसी भी मालवेयर से आपको फुल प्रोटेक्शन मिलेगी. लेकिन अब देखिए गाइस, अब एंटीवायरस भी पहले के टाइम पे फ्री होते थे, लेकिन अब सब बात होगी पैसों की, तो एंटीवायरस भी अब पैसों के मिलते हैं. नेक्स्ट है गाइस यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स. अब गाइस आपको हर जगह सेम पासवर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं होती. अब अपने पासवर्ड को रेगुलरली चेंज भी क्या करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई आपके पासवर्ड को हैक कर सकता है. अब अपने पासवर्ड जो होंगे आप चेंज तो कर रहे हो, लेकिन अब आपने यूज कर लिया, मान लीजिए मेरा पासवर्ड है 123 रोहन, तो गाइस अब मेरा मान लीजिए पासवर्ड ये है, मान लीजिए ये नहीं है, पहले बता दो. तो गाइस अब ये पासवर्ड है, मैं रेगुलरली अपना पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ, और मैंने नेक्स्ट पासवर्ड चेंज कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये रख दिया और रोहन लिख दिया. तो गाइस अब मान लीजिए ये पासवर्ड रख दिया, तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स नहीं हो गए, तो अब कोई भी आपका पासवर्ड चुरा ले सकता है. तो जो पासवर्ड्स को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कम से कम 10 लेटर्स को यूज कर सकते हैं, नंबर्स यूज कर सकते हैं एंड सिंबल्स यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है गाइस, नेक्स्ट वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ इज कीप योर सॉफ्टवेयर अपडेट. अब अपनी जो सॉफ्टवेयर होती है उसको अपडेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट विद योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर. गाइस ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है अपने सिस्टम के लिए जिस पे आप काम कर रहे हैं, और इंटरनेट की जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, इन सबको अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो जैसे जैसे आप मान लीजिए सॉफ्टवेयर होती है, तो अब वो क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं अपने काम में, तो वो अब सॉफ्टवेयर की एक्सेस सिस्टम में जाने के लिए वो सॉफ्टवेयर की एक्सेस को गेन कर सकते हैं. तो इसीलिए हमें अपडेट करता रहना चाहिए. सॉफ्टवेयर के अपडेट आते रहते हैं, उनको अपडेट करते हैं अगर हम, तो अलग अलग फीचर्स आते हैं जिनके बारे में अब देख लीजिए, मान लीजिए वर्जन 1.2 पे अब किसी हैकर को अलाउ, मतलब उसने एक्सेस ग्रांट कर लिया है, और मैंने अपने अपडेट कर लिया उसको 1.2 से 1.3 पे. तो गाइस अब उसमें 1.3 में कुछ नए फीचर्स आ गए, लेकिन उसको जो तो नए फीचर्स है तो हैकर को उस पे तो एक्सेस नहीं होगी, इसीलिए हैकर उस सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री नहीं ले पाएगा. गाइस नेक्स्ट है मैनेज योर सोशल मीडिया सेटिंग्स. गाइस आई नो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चलता है, तो गाइस आप देखिए अपना जितने भी सोशल मीडिया
पे जो इंफॉर्मेशन होती है आप डालते हैं उसको पर्सनल रखें एंड प्राइवेट रखें और सबको लॉक रखें। जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं सिर्फ कुछ डेटा पॉइंट से। तो अगर आपने पब्लिकली लेस, जितना लेस शेयर करोगे उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप अपने पेट की, मान लीजिए अगर आप अपने पेट, एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप अपने पेट का नाम डाल देते गलती से या फिर अपने मदर की मेडन का नाम डाल देते हैं तो क्या पता आप एक्सपोज हो जाएं, आपकी ये जो चीजें एक्सपोज हो जाएं और ये आपको थ्रेट कॉज मिल सकती है इन सब से। नेक्स्ट है गाइस, स्ट्रेंथन योर होम नेटवर्क। It's good idea to start with a strong encryption password as well as a virtual private network। तो गाइस होता क्या है कि अब आपने पासवर्ड डालना स्टार्ट किया है, ठीक है, अब आपने मान लीजिए अपना इंटरनेट स्टार्ट किया है, तो अब मान लीजिए आपका जो पासवर्ड है वो बहुत ज्यादा सेफ नहीं है, तो होगा क्या, कोई भी आपके इसको यूज कर सकता है। तो गाइस इसलिए यूज किया जाता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स VPN। ये आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। A VPN will encrypt all traffic leaving your device until it arrives at its destination। गाइस VPN क्या होते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, ये क्या करेंगे, जितना भी ट्रैफिक चलता है ना उन सबको एनक्रिप्ट करके साइड करते हैं जब तक कि आपके डिवाइस तक और आपके डिवाइस पे डेस्टिनेशन अराइव होती है। यानी कि आप मान लीजिए अपने VPN यूज कर रहे हैं और कुछ आप किसी साइट पे जा रहे हैं, तो VPN क्या करेगा, जितने भी ट्रैफिक होगा उन सबको एनक्रिप्ट कर देगा, खत्म करेगा, और आप उस अपनी डेस्टिनेशन पे अच्छे से पहुंच जाएंगे, वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं। तो वो साइबर क्रिमिनल्स क्या होते हैं, वो आपकी कम्युनिकेशन लाइंस को हैक कर सकते हैं। तो अगर आप क्या करेंगे, तो अगर आप VPN यूज करेंगे तो वो आपकी इन डेटास को एनक्रिप्ट नहीं कर सकते। It's a good idea to use a VPN whenever you use a public Wi-Fi network, whether it's in a library, cafe, hotel or airport। तो गाइस अब पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स तो बहुत जगह लगे होते हैं, और जो हैकर्स होते हैं ये डायरेक्टली इनको अटैक करते हैं, क्योंकि इनको पता है बहुत सारे लोग इन्हीं को यूज करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, VPN को यूज करें जब आप पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हैं, या क्या पता आप लाइब्रेरी में बैठे हो, कैफे में बैठे हो, होटल में बैठे हो, एयरपोर्ट में बैठे हो और आपका वाईफाई और उस पर अटैक हो सकता है। तो गाइस नेक्स्ट है, टॉक टू योर चिल्ड्रन अबाउट इंटरनेट। गाइस अगर आप पेरेंट है कोई ये वीडियो जो देख रहा है, तो आप अपने बच्चों से इन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। यू कैन टीच योर किड्स अबाउट एक्सेप्टेबल यूज ऑफ इंटरनेट विदाउट शटिंग डाउन कम्युनिकेशन चैनल्स। अब होता क्या है गाइस, बहुत सारे लोग अपने बच्चों के अकाउंट्स बना देते हैं, तो किड अकाउंट बनाएं जिससे बिल्कुल मतलब जो चीजें बच्चों के लिए नहीं है वो चीज उस पे ना आए, ठीक है। और फिर मेक श्योर दे नो दैट दे कैन कम टू यू इफ दे एक्सपीरियंसिंग एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन हरासमेंट, स्टॉकिंग और बुलिंग। तो गाइस इस बारे में भी बात करें, आराम से समझाएं उन्हें कि अगर मान लीजिए उनको कोई ऑनलाइन हरास कर रहा है, स्टॉक कर रहा है या फिर बुली कर रहा है, तो इस बारे में वो आपको बता सके और आप उसके बारे में कुछ कर सको। तो गाइस नेक्स्ट है, keep up to date on major security breaches। If you do business with a merchant or have an account on a website that's been impacted by a security breach, you should find out what information does the hacker access and change your password immediately। अब guys जो security breaches होते हैं वो बहुत ज्यादा ओपन होते हैं हैकर्स के लिए, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपका कोई बिजनेस करते हैं किसी मर्चेंट के साथ, या फिर अकाउंट वेबसाइट पे कोई अकाउंट है, तो ये सिक्योरिटी ब्रीचेस के इंपैक्ट में होते हैं, तो इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालिए और चेक करिए कि हैकर्स क्या आपके पासवर्ड पे एक्सेस कर सकते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट है, टेक मेजर्स टू हेल्प प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम आइडेंटिटी थेफ्ट। अब गाइस कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं हर चीज के लिए। अब आप कोई काम कर लें, आप पहले उसके बारे में सोचेंगे कि अगर ये काम नहीं हुआ या फिर कोई गलत हो गया तो हम क्या करेंगे, तो ये मेजर्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। Identity theft occurs when someone wrongfully obtains your personal information in a way that involves fraud and deception, typically for economic gain। तो guys identity theft तभी होता है जब कोई wrongfully आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लेता है, जिसमें आप फ्रॉड भी हो सकता है, डिसेप्शन भी हो सकता है, या फिर कोई इकोनॉमिक गेन के लिए कर सकते हैं। A VPN short for virtual private network can help to protect the data you send and receive online, especially when accessing the internet on public Wi-Fi। तो guys VPN यूज करें जैसे मैंने आपको भी बताया। नेक्स्ट,
नो दैट आइडेंटिटी थेफ्ट कैन हैपन एनीवेयर। इस बारे में गाइस ध्यान रखें कि जो आइडेंटिटी थेफ्ट है वो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बार तो इसको प्रोटेक्शन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गाइस बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्रिमिनल्स को हेल्प करती हैं आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन लेने से, जिसमें हो सकता है आप ट्रैवल करते रहते हैं तो सोशल मीडिया पे अपनी फोटोज डालने के लिए, इसलिए वीपीएन यूज करें अपने इंटरनेट पे या फिर अपने होटल वाईफाई पे, ताकि आप डाल सकें सोशल मीडिया पे फोटो विदाउट एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट है कीप एन आई ऑन द किड्स। अब गाइस बच्चे जो होते हैं उन पे आप अपनी मतलब नजरें रखें कि वो इंटरनेट पे क्या काम कर रहे हैं। जस्ट लाइक यू नीड टू टॉक टू किड्स अबाउट द इंटरनेट, यू विल आल्सो वांट टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट आइडेंटिटी थेफ्ट। अब आप जैसा उनके बारे में उनसे आप इंटरनेट पे जैसे बात करना चाहेंगे इंटरनेट के बारे में, तो उनको आइडेंटिटी थेफ्ट से भी बचाना पड़ेगा ही। So identity theft often targets children because social security numbers and credit history frequently represent a clean slate। वे जो बच्चे होते हैं उनको इन बारे में समझ नहीं होती, तो इसलिए जो आइडेंटिटी थेफ्ट जो होते हैं ये डायरेक्टली चिल्ड्रन की सोशल अकाउंट्स पे अटैक करते हैं। You can help guard against identity theft by being careful when sharing your child's personal information। गाइस जब भी आप अपने चाइल्ड की पर्सनल इंफॉर्मेशन डालें तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आइडेंटिटी थेफ्ट कभी भी हो सकता है, तो इस बारे में केयरफुल रह के काम करें। तो ये बहुत ज्यादा स्मार्ट काम होगा अगर आपको ये बात पता रहेगी कि आपका जो बच्चा है वो आपके बच्चे की जो आइडेंटिटी है वो बहुत ज्यादा आप वो नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, जिससे बहुत ज्यादा सेफ रहता है हर चीज। नेक्स्ट, नो व्हाट टू डू इफ यू बिकम अ विक्टिम। तो गाइस अगर आप गलती से भी आपने ये सारी प्रिकॉशंस लिए लेकिन फिर भी आप गलती से विक्टिम इस चीज के बन गए, तो मैं बताता हूं। अगर आपको पता चला कि आप इस चीज के साइबर क्राइम के विक्टिम बन गए, तो आपको लोकल पुलिस को सबसे पहले अलर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके साथ छोटा सा भी क्राइम होता है, आपके साथ क्या किसी के साथ भी छोटा सा भी क्राइम होता है, तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। माइनर सा भी क्राइम हो फिर भी, तो इस चीज में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखानी पड़ेगी। Your report may assist authorities in their investigation or may help to thwart criminals from taking advantage of other people in the future। तो गाइस कभी कभार होता क्या, जो जिस चीफ ने आप पे अटैक किया है उसने किसी और पे भी अटैक किया होगा, तो जब आप ये चीज बताओगे तो जिस पे अटैक हुआ होगा, जिस कंपनी पे अटैक हुआ होगा, तो उनको इस बारे में और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वो और हेल्प कर सकते हैं इनको ढूंढने में। ठीक है गाइस, These are among the steps you should consider। तो गाइस अब ये स्टेप्स हैं, इनको आप यूज करें अगर आप इसके विक्टिम बन गए। कॉन्टैक्ट द कंपनीज एंड बैंक वेयर यू नो फ्रॉड अकर्ड। अब मान लीजिए आपको किसी कंपनी या फिर बैंक के उस पे वेबसाइट पे फ्रॉड हुआ है आपके साथ, तो उन कंपनी को सबसे पहले कॉन्टैक्ट करें, प्लेस फ्रॉड अलर्ट्स एंड गेट योर क्रेडिट रिपोर्ट्स। सीधा फ्रॉड अलर्ट्स लगा दीजिए और अपनी जो भी आपका क्रेडिट है उसका रिपोर्ट ले लीजिए और आइडेंटिटी थेफ्ट को एफटीसी को रिपोर्ट कर दीजिए। I think this problem is right now of this. Okay guys, what to do if you become a victim of cybercrime? So guys, if you become a victim of the cybercrime, you should immediately report to the Cybercrime Portal of India. This portal is an initiative of Government of India to facilitate victims complaint to cybercrime complaint of online. This portal takes serious action when the victim of the cybercrime is a woman or a child. So guys, अगर आप इसके victim बन गए इंडिया में, तो आपको डायरेक्टली रिपोर्ट करना होगा साइबर क्राइम पोर्टल ऑफ इंडिया। तो ये जो पोर्टल है वो गवर्नमेंट का पोर्टल है, तो ये डायरेक्टली क्या करता है, आप जो भी आपके साथ क्राइम हुआ है उस पे हेल्प करता है आपकी। और अगर ये विक्टिम्स अगर कोई विमेन या फिर कोई बच्चा हुआ तो फिर ये बहुत ज्यादा फास्ट ये काम करता है। इसका हेल्पलाइन नंबर यहाँ मैंने नीचे दे रखा है। हेल्पलाइन नंबर ऑफ क्राइम साइबर क्राइम इज 155-260। कॉन्टैक्ट टाइम इज 9 AM to 6 PM। इसकी वेबसाइट है cybercrime.gov.in। तो गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ, कुछ स्पेशल मेंशन मैंने कर रखे हैं। मिस्टर रक्षित टंडन, साइबर क्राइम एक्सपर्ट ऑफ इंडिया। तो गाइस मिस्टर रक्षित टंडन साइबर क्राइम के एक्सपर्ट है इंडिया के, इनके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दे रखी है। अ मेरिटिशियस स्टूडेंट ऑफ सेंट पीटर्स कॉलेज आगरा and has completed his masters in computer science from Delhi। An ethical hacker certified by the EC Council। A Microsoft certified professional by Microsoft। Certified computer forensic
expert from Brain Bench USA. There is a no bigger teacher than experience. He has spent 2 decades in this field, dealt with more people than anyone can keep a count of. Director, ANR Info Security Solution Private Limited. Consultant, Internet Mobile Association of India. Advisor, Cybercrime Unit, Uttar Pradesh Police, Agra. Advisor, Cybercrime Cell, Gurgaon, Haryana Police. President, GJAT, Joint Action Team for Combating Cybercrime Against Women and Children. Consultant, AIWEFA, All India Women's Education Fund Association. He is also the CEO of Tandon Solution Provider. Resource person, BPRD, Bureau of Police Research and Development, Government of India. Guys, visiting faculty lecturer at Dr. B.R. Ambedkar Police Academy, Moradabad, UP, Haryana Police Academy, Karnal, Police Radio Training School, Indore, CDTA, Central Detective Training School, Chandigarh, and Ghaziabad guest lecturer at Chandigarh Judiciary Academy. Guys, thank you. स्टे होम स्टे सेफ। तो गाइज ये जो पीडीएफ थी ये मेरे दोस्त ने मुझे बना के दी थी। गाइज अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को दबाना है ना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बहुत ज्यादा आसानी हो मुझे। गाइज आज की वीडियो में इतनी, मिलता अगली वीडियो में, तब तक ले गुड।